अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज पे प्रोग्राम इलाकी खबरों का खुसूसी सेगमेंट। मैं हूं आपकी होस्ट शीजा जुल्फिकार। नाज़रीन, हदीस है कि सफाई निस्फ ईमान है। तो जनाब, पाकिस्तान में बहुत से ऐसे इलाके, बहुत से ऐसे शहर जो कि आलूदगी का एक गढ़ बन चुके हैं। वहां पे जगह जगह गंदगी के ढेर हैं और हम पाकिस्तान को ही साफ सुथरा भी नहीं बना पा रहे, तो और क्या करेंगे। बहुत से ऐसे इलाके जो सर फहरिस्त है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे उकाड़ा की। जनाब, जो कि स्मोक से जो कि मुतासरा पंजाब में कूड़ा करकट को आग लगाने का एक सिलसिला जो है वो एक ऐसा चल पड़ा है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। पंजाब में स्मोक में कमी लाने के हुकूमती दावे जो हैं वो दरे के दरे रह गए हैं। उकाड़ा में डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा के ऑफिस के मरकजी गेट के सामने डीपीओ चौक के साथ तहसीलदार के दफ्तर के हाथा में ही मुलाजमीन ने गंदगी का ढेर लगा के उनको आग लगाकर वज़ीर आला पंजाब के अहकामात धुएं में उड़ा दिए। तो शहरियों का कहना है कि जिला इंतजामिया और म्यूनिसिपल कमेटी के मुजरमाना गफलत से शहर का जो माहौल है वो आलूदा हो रहा है और शहर में मुख्तलिफ जगहों पर कूड़ा करकट को जो आग लगा दी जाती है। कूड़े को आग लगाने की फोटेज भी स्टार एशिया न्यूज ने हासिल की, जो कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं कि फोटेज में वाज़ेह देखा जा सकता है कि किस तरह धुआं माहौल को आलूदा कर रहा है। मजीद क्या तफसीलात है जानते हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं उमर फारूक साहब। अस्सलाम वालेकुम उमर, बताइएगा क्या तफसीलात है। उकाड़ा शहर में आखिर आलूदगी इतनी बढ़ती क्यों जा रही है, क्या निजाम चल रहा है वहां पे। जी बिल्कुल, स्मोक से मुतासरा उकाड़ा शहर और गिरद नवाब में फसलों की बाइकाट और सरकारी जिला दफातर करके बाहर जगह जगह कूड़ा करकट को आग लगाकर स्मोक की मुहिम को नाकाम बनाया जा रहा है। ठीक है। दफ्तर डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा के मेन गेट के सामने तहसीलदार ऑफिस के अहाता में कूड़े को आग लगा दी गई है, जिसकी फोटो स्टार एशिया न्यूज ने हासिल कर ली है। फोटो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि धुआं फिजा को किस तरह आलूद कर रहा है। जबकि चंद कदम पर डीपीओ दफ्तर सेशन को डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स में जिला कई दफातर हैं। इन दफातर में लोगों का रश रहता है। धुआं फिजा में बुलंद होने से सांस लेना भी दुश्वार हो रहा है। जबकि खतरनाक जबकि स्मोक आपको पता है कि खतरनाक जी 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 जी। अच्छा उमर फारूक, ये बताइएगा कि आखिर पंजाब सुथरा जो कि साफ सुथरा पंजाब की एक मुहिम का आगाज तो हुआ, बहुत से इलाकों में इसका नफाज भी हुआ, लेकिन बहुत से ऐसे इलाके, बहुत से ऐसे शहर और अभी भी बहुत बाकी हैं जहां पे इस मुहिम का इस मुहिम को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, कोई भी इकदाम नहीं किए गए। तो उकाड़ा के अंदर भी क्या इस मुहिम का कोई नफाज नहीं किया गया, कोई भी ऑपरेशन नहीं किए जा रहे आलूदगी को खत्म करने के, या फिर अभी तक जो कि हुकूमत की जानिब से ये भी कहा गया कि बाकियात को ना जलाएं, धुआं फैलाने वाले जो इनासर उनको भी खत्म करें, तो फिर ये सिलसिला क्यों चल रहा है अभी तक उकाड़ा में। जी बिल्कुल, आपको पता है कि धुआं फिजा में बुलंद होने के लिए सांस लेना भी दुश्वार हो रहा है, लेकिन स्मोक में खतरनाक असाफे का बायस बन रही है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। हुकूमती दावे भी सब बयानात और इश्तिहारात की हद तक महदूद हैं। सरकारी अमला इन अहकामात को खातर में नहीं ला रहा। जी ठीक है। तो उकाड़ा की इंतजामिया किधर गायब है, उनकी जानिब से कोई इक़दाम क्यों नहीं किए जा रहे। जी, इंतजामिया से जब इस हवाले से हमारी बात होती है तो वो सब अच्छी की रिपोर्ट ही देते हैं। तो महकमा माहौलियात के अफसरान किधर गायब हैं, उनकी जानिब से कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही इसके खिलाफ। जी बिल्कुल, ये अवाम का कहना है कि हमारे लिए तो ये सांस लेना भी दुश्वार हुआ है, लेकिन कोई भी किसी किस्म की जो है ना कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। जबकि पूरा शहर जो है ना इस कूड़ा करकट से भी बड़ा परेशान है और ऊपर से ये जो आग लगाई जाती है इससे और भी ज्यादा हमें बीमारियों का खदशा है। ठीक है, लेकिन कोई भी पूछने वाला नहीं है। ठीक है उमर, बहुत शुक्रिया। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस इश्यूज के हवाले से। नाज़रीन, उकाड़ा के अंदर आलूदगी इस कदर बढ़ गई है, वहां पे प्रॉपर कोई भी इंतजामात नहीं है आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए। वहां पे सफाई सुथराई के जो निज़ाम है वो भी नाकिस है और वहां की इंतजामिया भी बिल्कुल नाज़रीन खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। महकमा माहौलियात के अफसरान हैं वो भी जो कि मंजर से गायब हैं और कोई भी इस चीज की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। लेकिन हुकूमत की जानिब से किए गए अहकामात की तो जो दर्जियां डाली गई हैं, हुकूमत की जानिब से दावे किए गए हैं पंजाब को साफ सुथरा करने के, वो सब उन्होंने हवा में उड़ा दिए हैं। वहां पे जगह जगह कूड़ा करकट का ढेर लगा के उसको आग लगाई जाती है और धुआं जो कि फजाई आलूदगी में इजाफा कर रहा है। तो जनाब, आगे बड़े प्रोग्राम में नेक्स्ट इशू पे बात करते हैं। रुख करें मुल्तान का।
नाज़रीन, मुल्तान में सिविल डिफेंस की मुबैना मिलीभगत से शहर भर में गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप जो कायम है वो किसी भी वक्त बहुत बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं, क्योंकि मिनी पेट्रोल पंप मालिकान पेट्रोल में केमिकल मिलाकर फरोख्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों के इंजन भी तबाही के दहाने पर पहुंच चुके हैं और स्मोक के फैलाव में इजाफे का सबब भी बन रहे हैं। दूसरी जानिब सिविल डिफेंस मुलाजिमीन के खिलाफ भी इंकशाफ हुआ कि वो गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप मालिकान से माहाना मंथलियां लेकर इजाजत दिए हैं और शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान से भी मुतालबा किया है कि मुल्तान से मिनी पेट्रोल पंप का खात्मा किया जाए और सिविल डिफेंस के जो मुलाजिमीन हैं जो मिली भगत के साथ इस गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप चलवा रहे हैं, इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाइयां की जाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं राना खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, बताइएगा क्या तफसीलात है, आखिर जो गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप से इनका खात्मा अभी तक क्यों मुमकिन नहीं हो पा रहा? वालेकुम अस्सलाम जी, शुक्रिया। मुल्तान शहर में गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप की भरमार है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा ये पेट्रोल पंप नहीं, ये पेट्रोल बम है। बिल्कुल। जराये के मुताबिक मिनी पेट्रोल पंप सिविल डिफेंस की मुबैना मिली भगत से चल रहे हैं। मिनी पेट्रोल पंप जगह जगह कायम है जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। मिनी पेट्रोल पंप शहर गिरदनवा में हजारों की तादाद से हैं। हाईकोर्ट के हुक्म के मुताबिक ये सब गैर कानूनी है। कोई एक्शन नहीं ले रहा, जो जिले इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। मिनी पेट्रोल पंप मालकान स्मगल शुदा ईरानी तेल फरोख्त कर रहे हैं जो बिल्कुल इनको सस्ता मिल रहा है और ये महंगे दाम फरोख्त कर रहे हैं और ये केमिकल से मिलावट शुदा तेल है। जिले इंतजामिया मुल्तान ने मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार की हुई है और जो मंजूर शुदा पेट्रोल पंप है उनके भी पैमाने कम हैं। कोई पूछ नहीं, मिलावट शुदा पेट्रोल से गाड़ियों के मोटरसाइकिल और कारों के इंजन भी तबाह हो चुके हैं जो धुआं देने लगी हैं। सिविल डिफेंस मुलाजमीन के खिलाफ इंकशाफ है कि वो माहाना तौर पर मंथलियां वसूल कर रहे हैं, इसीलिए मिनी पेट्रोल पंप खुले धड़ल्ले से चल रहे हैं। जिले इंतजामिया मुल्तान का कोई एक्शन नहीं है। शहर और गिरदनवा में हुसैनागाई, घंटाघर, शीतलमाड़ी, बिहाड़ी चौक, बाईपास चौक, मुल्तान के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर ये पेट्रोल बम खुलेआम चल रहे हैं। कोई एक्शन नहीं जिले इंतजामिया का। ठीक है। अच्छा खालिद साहब, ये बताएं कि मुल्तान में इस तरह के कितने गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप कायम है इस वक्त? हजारों की तादाद से जगह जगह गली गली मोहल्लों में ये पेट्रोल पंप कायम है। इंतजामिया ने बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार की हुई है। अगर जिले इंतजामिया इनके खिलाफ कार्रवाई करती है तो सिविल डिफेंस के जो मुलाजमीन हैं वो इनके लिए मददगार साबित होते हैं। वो ऑपरेशन से पहले ही इनको कर देते हैं और ये जो पेट्रोल पंप मालकान है वो फौरी साइड पर हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा खालिद साहब, हाई कोर्ट ने बड़े सख्त ऑर्डर दिए हैं इसके खिलाफ, इन सब जो गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप है उनको बंद किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी सिविल डिफेंस जो है उन्होंने इस अहकामात को हवा में उड़ा दिया है। कोई भी इस पे एक्शन लेने को अभी तक तैयार नहीं है, कोई किस तरह की भी कोई कार्रवाई नहीं की गई इनके खिलाफ। जी बिल्कुल, हाईकोर्ट के हुक्म के मुताबिक इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने का हुक्म दिया गया, लेकिन कुछ दिन पहले जिले इंतजामिया ने कुछ पेट्रोल पंपों के खिलाफ एक्शन लिया, लेकिन जो सिविल डिफेंस इंतजामिया है वो जो पेट्रोल पंप मालकान के हक में रही, वो उनको ऑपरेशन से भी बचाते रहे, क्योंकि वो माहाना तौर पर यही इंकशाफ हुआ वो मंथलियां वसूल कर रहे हैं और उन्होंने खुद ही इनको इजाजत दी हुई है। गली गली मोहल्ले में सैकड़ों हजारों के तादाद से मुल्तान में भरमार है मिनी पेट्रोल पंप की। ठीक है। खालिद साहब, आपने सिविल डिफेंस के किसी इंतजामिया किसी अफसरान से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की है, वो क्या कहते हैं? मैंने उनसे मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, मेरा उनसे राब्ता नहीं हुआ। ठीक है। तो वहाँ के डिप्टी कमिश्नर उनकी जानिब से कुछ वो क्या कहते हैं कि कार्रवाइयाँ क्यों नहीं की जा रही मुल्तान में, जो कि इतने बड़े एरिया में और वहाँ पे इस तरह के इलीगल मिनी पेट्रोल पंप्स कायम हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरत है वहाँ पे कार्रवाइयाँ ऑपरेशन किए जाएं, इनका खात्मा किया जाए, लेकिन वहाँ के डिप्टी कमिश्नर की जानिब से कोई क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल, जिले इंतजामिया की जानिब से पिछले दिनों कार्रवाइयाँ हुई हैं जो ना होने के बराबर कार्रवाइयाँ हुई हैं। इलाके की अवाम, शहरी अवाम का यही मुतालबा है वजीर आला पंजाब से, कमिश्नर मुल्तान से, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान से कि मुल्तान जिले में से तमाम जितने हैं ये पेट्रोल पंप हैं जो पेट्रोल पंप चला रहे हैं, इनका खात्मा किया जाए। ठीक है।
ठीक है, तो खालिद साहब अब तक इन जो फर्जी कार्रवाइयां की गई हैं, क्या कोई एक आध भी उन्होंने इस तरह के इलीगल मिनी पेट्रोल पंप की जो मशीनें नस्ब की हैं, जब्त की हैं, अपने कोई हिरासत में ली है? बिल्कुल, उन्होंने कुछ मशीनें जब्त की थी, लेकिन अब वो देखने में दोबारा अपनी जगह पर कायम है, जो दोबारा नस्ब हो गई हैं। उन्होंने पहले जो है कार्रवाई के दौरान जो इनके यूनिट थे वो कब्जे में ले लिए गए थे, उसके बाद फिर वो दोबारा से कायम दायम है, कोई एक्शन हुआ है, वो ना होने के बराबर एक्शन हुआ। ठीक है खालिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया इस इशू के हवाले से। नाज़रीन, जो कि हर दूसरे शहर में ऐसे मिनी पेट्रोल पंप के जो गैर कानूनी जो कि मशीनें कायम की गई हैं, ऐसा माफिया सरगर्म है वहां पे, और मुल्तान में भी हर दूसरे इलाके में वहां पे हजारों की तादाद में इस तरह के इलीगल मिनी पेट्रोल पंप कायम किए गए हैं, जो कि किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। लेकिन वहां की इंतजामिया, वहां के सिविल डिफेंस के जो मुलाजमीन हैं, सब खामोशाई तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं, और सब उनसे मंथलियां वसूल करें, जो कि ज़राए के मुताबिक इस चीज का इंकशाफ हुआ कि मुबैना तौर पे उनसे मंथलियां वसूल की जाती हैं, और कोई भी इनके खिलाफ जो ऑपरेशन किए जाते हैं उनको सिर्फ फर्जी तौर पे कार्रवाइयां की जाती हैं, और कार्रवाई के दौरान उनकी मशीनें जब्त करके बाद में फिर उनको रिकवर की जाती हैं। तो ये सब मामला है, वहां के जो सिविल डिफेंस है वो मौकफ देने से इनकारी हैं, और इस सब मामला के खिलाफ कोई भी ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़े, नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं। रुख करेंगे कराची का। नाज़रीन, कराची के जिन्ना अस्पताल में पार्किंग ना होने से वहां के जो शहरी हैं वो परेशान हैं, और दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस के गैर मुनासिब रवैये से भी शहरियों के लिए दर्दसर बन चुके हैं। और शहरियों का कहना है कि जिन्ना अस्पताल में इमरजेंसी में आने वालों के लिए कोई पार्किंग नहीं है, जबकि कराची ट्रैफिक पुलिस इनकी मोटरसाइकिलें, गाड़ियां भी उठा लेती है। शहरियों का कहना है कि गैर कानूनी तजावुजात को हटाया जाए, इसकी जगह पार्किंग बनाई जाए। उनको पार्किंग की वजह से इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और दूसरी जानब जो कि ट्रैफिक पुलिस है उनका भी रवैया अवाम के साथ जो कि कुछ बेहतर नहीं है। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि बहुत गैर मुनासिब रवैये का इजहार किया जा रहा है, और हमें अस्पताल में जो कि इमरजेंसी की सूरत में भी कोई पार्किंग नहीं है। तो इन सब मसाइल की तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हम नुमाइंदा असद सोलंकी साहब, उनसे जानते हैं क्या तफसीलात हैं। अस्सलाम वालेकुम असद साहब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं, ये कराची के जिन्ना अस्पताल में पार्किंग का क्या सूरत हाल है? जी वालेकुम, मैं आपको बताता चलूं कि जो लोग इमरजेंसी में आते हैं अपने प्यारों को लेके ट्रीटमेंट के लिए, अस्पताल में इलाज के लिए, तो जाहिर है वो जल्दबाजी में आके तो पार्किंग तो एक अस्पतालों के आगे बनी हुई होती नहीं है, तो कहीं रोड के पास जो फुटपाथ है वहां खड़ी कर देते हैं। तो ये है कि ट्रैफिक पुलिस और जो है अस्पताल का अमला एक मिलावा होता है, और ताकि वो कहते हैं कि अंदर पार्किंग ना करवाएं, बाहर करवाएं, ताकि हम जो यहाँ से गाड़ियां उठाएंगे तो वो उठा के लेके जाते हैं। तो एक एक गाड़ी से जो उनको फाइन लगता है वो 1000 से 1500 2000 तक लगता है। ये भी एक तरीके से माफिया है, ये भी एक तरीके से माफिया पुलिस की तरफ से है। उनके कुछ एजेंट ऐसे रखे होते हैं ट्रैफिक पुलिस के हवाले से, जो लोगों को इस तरह से तंग करते हैं, और जो गरीब अपने बच्चों को या अपने बड़ों को या अपने बुजुर्गों को इलाज के लिए इमरजेंसी में लेके आता है, तो किसको होश रहता है कि मैंने गाड़ी कहाँ खड़ी करनी है। कोई अपनों की कोई डेड बॉडी लेने आता है तो उसको कहाँ होश रहता है कि मेरी गाड़ी कहाँ पार्किंग हुई है, कहाँ नहीं हुई है, और मैंने कहाँ खड़ी की है। जी असद साहब, एक तरफ जिन्ना अस्पताल में पार्किंग का कोई निजाम नहीं है, दूसरी तरफ शहरी इर्द गिर्द कहीं और किसी और जगह पे अपनी जो कि मोटरसाइकिलें या गाड़ियां वहां पे पार्क करते हैं, तो उनसे भी फिर उनको जुर्माना किया जाता है। तो ये सब जो माफिया है, जो आप बता रहे हैं कि पुलिस की जाने से भी एक माफिया है जो कि इतने पैसे उनसे वसूल करते हैं, तो क्या जिन्ना अस्पताल की इंतजामिया इस पे ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही कि हर अस्पताल की पार्किंग किस हद तक जरूरी है? जी मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे जो है ना सिस्टम सारा करप्ट है। ठीक है, चाहे वो अस्पताल का सिस्टम हो, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस का सिस्टम हो, यहाँ पे हर इंसान की जरूरत है सिर्फ पैसा, वो लीगल हो या इलीगल हो। ठीक है, मैं आपको एक बात बताता चलूं, जिन्ना अस्पताल के आगे इंक्रोचमेंट के हवाले से ठेले, फ्रूट वाले, केबने, चाय वाली होटलें ये लगी हुई हैं, उनके लिए तो कोई इंक्रोचमेंट या उनके लिए तो कोई सख्ती नहीं होती। जो बंदे अपने मरीजों को लेकर आते हैं अस्पतालों में, उनके लिए बड़ी सख्ती होती है। वो जब अपने मरीजों को लेके अंदर जाते हैं इमरजेंसी में, और उनको इमरजेंसी में कोई ट्रीटमेंट चाहिए होती, कोई मेडिसिन चाहिए होता है, वो बाहर आते हैं, अपनी गाड़ी देखते हैं तो उनकी गाड़ी वहां पे होती नहीं है,
तो ये एक इंसान और गरीब इंसान के लिए एक जो है ना डूब मरने का मकाम है कि वो अपनों बुजुर्गों के इलाज के लिए कुछ करे या अपने गाड़ियों के लिए कुछ करे। वो पुलिस ट्रैफिक का इतना गलत रवैया है, इतना जालिमियत तो उनकी जो बढ़ चुकी है कि वो कहीं पे भी नहीं देखते कि ये जो बंदा आया होगा जिसकी गाड़ी खड़ी है, वो कार है या मोटरसाइकिल है या कोई दूसरे टैक्सी वगैरह में आया है या कोई अपने रक्शे में आ जाता है, तो वो गाड़ियां उठा लेते हैं। अगर कोई वहां ऑन द स्पॉट कोई बंदा खड़ा है तो वो दे दिला के जान छुड़वा देता है, नहीं तो ये कोशिश करते हैं कि यहाँ से गाड़ियां उठा के अपने सेंटर पे लेके जाए और वहां पे जो बंदा आएगा हमारे मुंह मांगी के रकम देके जाएगा और अपनी गाड़ी छुड़वा के ले जाएगा। तो उस टाइम पे मुझे ये बताओ, जिस बंदे के अपने बुजुर्ग वहां अस्पताल में मौजूद हो, जिस बंदे के अपनों की डेड बॉडी पड़ी हुई हो, वो क्या करेगा, कहाँ भागेगा? ट्रैफिक पुलिस का रवैया कैसा है? वो जब भी इस तरह की ट्रैफिक पार्किंग के हवाले से वो क्या डायरेक्ट कार्रवाई कर देते हैं, चलान लेते हैं उनसे जो पैसे वसूल करते हैं, या फिर कोई इन्वेस्टिगेट भी पहले करते हैं इस मामले को? मैं आपको एक बताता हूँ चलूं बात कि ये भी एक किस्म का, मैंने कहा कि माफिया लगा हुआ है, इनके ग्रुप्स बने हुए होते हैं। वो चाहे अस्पताल के चौकीदार हो या गार्ड हो, वो देखते हैं कि यहाँ पे 10-20 मोटरसाइकिल है या एक दो गाड़ी खड़ी हो गई है, वो उनको फोन कर देते हैं, वो फौरन गाड़ी उठा के लेकर आ जाते हैं। कहीं पे जराइम पेशा अफराद अगर कहीं जुर्म कर रहे हैं तो वहां कभी भी वो टाइम पे नहीं पहुंचेंगे, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है कहीं वो टाइम पे नहीं पहुंचेंगे। लेकिन जहां इनको पता चलता है कि अब यहाँ पे दिहाड़ी लगने वाली है, 15-20 मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, तो फौरन मजदा लेके वहां पे आ जाते हैं। वहां से वो बाइकें, वो गाड़ियां उठा के लेके जाते हैं। इसमें जो है ना अस्पतालों के गार्ड, चौकीदार, इंतजामिया भी मिली हुई होती है, ठीक है ना। ये एक बड़ा माफिया है, इसको कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान है, पाकिस्तान में हर चीज जायज है जी। ठीक है असद साहब, जिन्ना अस्पताल इतना बड़ा अस्पताल है, कराची की कितनी आबादी है, कितने इलाकों के लोग इस पे इंहिसार करते हैं? देखिए, जिन्ना अस्पताल एक सिंध का बड़ा इदारा है, एक सिंध सूबे का, बल्कि सिंध से बाहर के लोग भी आते हैं, बल्किस्तान से भी आते हैं, पंजाब से भी आते हैं, और वहां से लोग आते हैं जो बेचारे मजबूर होते हैं। यहाँ तक कि वहां पे कोई आप अटेंडेंस किसी मरीज के साथ आता है तो उसके रिहायश का कोई इंतजाम नहीं होता, वो बेचारे फुटपाथ पे सोए हुए होते हैं। इतनी बड़ी बजटें आती हैं, वो कहाँ जाती हैं? और जो पार्किंग के नाम से एक भत्ता वसूली होता है, वो कौन लेता है? ये ट्रैफिक वाले लेके जाते हैं, या इतना बड़ा इदारा है, उनको इतना सोचना चाहिए कि जो बंदा बाहर से आता है, जाहिर है तो वो उसके पास गाड़ी होगी, कोई ऐसी पार्किंग या कोई ऐसा प्लाट जहाँ पे हजारों एकड़ के जमीन में ये जना अस्पताल तामीर है, तो कोई एक आधा प्लाट छोड़ दे जहाँ पे मरीज आते हैं, वहाँ अपनी पार्किंग करके अपने मरीजों को अपनों की डेड बॉडी लेके जाएंगी। ठीक है असद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया इस इशू के हवाले से। नाज़रीन, जिन्ना अस्पताल जो कि कराची का सबसे एक बड़ा अस्पताल है, लेकिन वहाँ पे बहुत से जो इर्द गिर्द के जो इलाकों के लोग उस पर इंहिसार करते हैं, बहुत से दूर दराज से लोग भी वहाँ पे इलाज के लिए आते हैं। लेकिन जिन्ना अस्पताल इतना बड़ा अस्पताल होने के बावजूद भी वहाँ पे पार्किंग का निजाम मौजूद नहीं है। वहाँ पे शहरियों को शदीद परेशानी का सामना भी करना पड़ता है गाड़ियां पार्क करने के लिए। लेकिन जब वो सड़क के इतराफ में अपनी पार्किंग करते हैं तो फिर उनसे अच्छे खासे पैसे वसूल किए जाते हैं, जुर्माने किए जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस का उनके साथ रवैया भी जो कि बहुत नारवा होता है। और एक बहुत सी अजीब सी बात है कि पार्किंग ना होने की सूरत में उनकी इस आड़ में वो लोगों की बेबसी की हालत में उनसे पैसे वसूल करते हैं, और ये वहां की इंतजामिया पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन वहां पर लिखित तजावुजात पे कोई हाथ तक नहीं उठाता, कोई भी उनसे उनको हटाने के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। तजावुजात को इतनी रिलैक्सेशन, लेकिन वहां पे आए जो मरीज हैं, मरीजों के साथ जो लोग आते हैं, वहां पे उनको ट्रैफिक अपनी गाड़ियां पार्क करने के लिए इतने मसाइल का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन, आगे बड़े प्रोग्राम में नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं। रुख करें फैसलाबाद का। फैसलाबाद में नाज़रीन, चोरी, डकैती, राहज़नी, इन सब की वारदातें जो है वो थम नहीं सकी अभी तक। पुलिस भी ऐसी वारदातों को रोकने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। प्लास्टिक की दुकान पर मुलाजमत करने वाले शहरी को मोटरसाइकिल से हाथ धो बैठा है और चोर दिन दहाड़े मोटरसाइकिल चोरी करके फरार हो गया है। और निसार कॉलोनी घर के बाहर से एक मोटरसाइकिल चोरी हो गई। शहरियों का कहना है कि ऐसी वारदातों के बाद इलाके में खौफ और हैरास फैल जाता है, और शहरियों ने पुलिस की कारकर्दगी पर भी एक बड़ा सवालिया निशान उठा दिया है। और
वहाँ की जो कि महकमा पुलिस है, इन सब वारदातों को जो दिन दहाड़े भी रुकने का नाम नहीं लेती है, वहाँ पे दिन दहाड़े भी ऐसी चोरी डकैती की वारदातें होती हैं और इस वजह से वहाँ के जो इलाका मकीन है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं हम अपने नुमाइंदे से जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम फैसल, बताइएगा क्या तफ़सीलात हैं आपके पास? जी, फैसलाबाद में रोजाना की बुनियाद में सैकड़ों मोटरसाइकिलें चोरी हो रही हैं। शहरी अपनी ही मोटरसाइकिल चोरी होने के बाद थाने के चक्कर लगा लगा कर थक जाते हैं। कोई भी जगह महफूज नहीं है। घर के बाहर से बाजार से कोई चीज खरीदने जाते हैं तो गाड़ी से हाथ धो बैठते हैं। इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं मगर चोर डकैत इनका इलाज करके फरार हो जाते हैं। फैसलाबाद शहर भर में चोर डाकू बेलगाम शहरी दिन रात सरेआम लुट रहे हैं मगर पुलिस के कान पर जूं तक नहीं रहती। लुधियाना में मुलाजमत करने वाला शहरी मोटरसाइकिल से हाथ धो बेटा मगर चोर डकैतों की इसके अलावा देखें जो रात इतनी बढ़ चुकी है। फैसलाबाद थाना गुलाम मोहम्मदा के बाहर से मोटरसाइकिल चोरी करके फरार हो गए। मोहम्मद इमरान वल्द मोहम्मद असलम जो कि थाने रोटी देने के लिए गया मगर अपनी मोटरसाइकिल थाने के बाहर से ही गंवा बैठा। जिसकी मोटरसाइकिल उठाई तो थाने के बाहर से गई मगर मुकामी पुलिस ने अपनी इज्जत को बरकरार रखने के लिए वो कुएं की जगह तब्दील कर दी। वो कुएं की जगह तब्दील करके मुकदमा दर्ज कर दिया। यही दूसरी तरफ थाना समनाबाद की हदूद में भी गुज़श्ता दिन घर के बाहर से मोटरसाइकिल चोरी हो गई। शहरी रिश्तेदार को मिलने निसार कॉलोनी आया मगर घर के बाहर से मोटरसाइकिल से हाथ धो बैठा। समनाबाद के इलाका मकीनों का कहना है कि शहरी अपने घरों के दरवाजे तक लुटा बैठे हैं। चोर इतने बाअसर हैं कि किसी किस्म की पुलिस इनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करती। समनाबाद के मकीनों का ये भी कहना है कि पुलिस के नाके भी मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके हैं। डोलफन पुलिस का भी कहीं कोई नामो निशान नहीं। डोलफन पुलिस भी बिल्कुल अब गश्त नहीं करती। दिन हो या रात अवाम की जानो माल की किसी किस्म की कोई हिफाजत नहीं हो रही। जराइम पेशा अनासर से किसी वक्त भी कोई बड़े साने का हर वक्त खतरा रहता है। आला काम को इस वाकयात का फौरन नोटिस लेना चाहिए। ठीक है फैसल साहब, फैसलाबाद में दिन दहाड़े इतनी वारदातें हो रही हैं, जैसे कि आपने निशानदही भी करवाई है कि किसी इलाके में मोटरसाइकिल किसी की चोरी होगी और जो कि बहुत सी आपने ऐसी वारदातें हमें गिनवाई हैं। तो इन सब के बाद जो पुलिस का काम है उनकी जानिब से कोई कानूनी कार्रवाई करते हैं, कोई किसी का पीछा भी करते हैं, किसी चोर को गिरफ्तार भी करते हैं, जो चोरी शुदा जो सामान है उसकी किसी को रिकवरी भी होती है, या फिर सिर्फ ये मामला चल रहे हैं और बस अपने खामोश ऑफिस की हद तक महदूद है? जी बिल्कुल नहीं। पुलिस जो है किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करती। सिर्फ वो कागजी हद तक आते हैं, वो कुएं का जायजा लेते हैं और जो मुतासरा शख्स होता है जिसके साथ वक़्वा होता है उसको थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाने का कहकर बस यहाँ तक इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। उसके बाद फिर दोबारा से जो शहरी है जो मुतासरा शख्स है वो थाने के चक्कर लगा लगा कर थक जाता है मगर किसी किस्म की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। तो इसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा तो ये बन चुका है कि रोजाना की बुनियाद पर जो सैकड़ों मोटरसाइकिलें चोरी हो रही हैं वो आखिर जाती कहाँ है। अगर इनको जमीन निकल जाती है या आसमान खा जाता है कि ये जो अब तक तो अपना एक माह के अंदर जो हजारों की तादाद में मोटरसाइकिल गायब हो जाती हैं वो शहर से बाहर कैसे जाती हैं, इनका सामान कहाँ फरोख्त हो जाता है। ये चोरी की मोटरसाइकिलें आकर की जगह पर फरोख्त होती है जो सरेआम गली मोहल्लों से उठाई जाती हैं और सीसीटीवी कैमरा में कई जो ये अपना चोर है डकैत है इनकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आती है जो पुलिस को दी जाती है। और शहरी अपने तौर पर आधे से ज्यादा काम तो खुद भी करके पुलिस को देते हैं। सीसीटीवी भी फराहम करते हैं और उनकी फुटेज भी फराहम करते हैं और मुकम्मल तौर पे अपने तौर पे आधे से ज्यादा तफ्तीश करके बताते हैं कि चोर किधर से आए किधर को गए, मगर इसके बावजूद भी पुलिस जो है वो किसी किस्म की पेशरफ्त करने में बुरी तरह नाकाम है। ठीक है फैसल साहब, फैसलाबाद में जो कि हर जगह सेफ सिटी कैमरास जो है वो नस्बी हैं, इसके बावजूद जब ऐसी कोई वारदातें होती हैं
तो वो सब जो कि वो रिकॉर्ड होती हैं, लेकिन इन सब के होने के बावजूद भी वहां की पुलिस जराइम को कंट्रोल करने में नाकाम क्यों है? जी बिल्कुल, पुलिस जो है इस वक्त वो अपना गश्त करने की बजाय, नाके लगाने की बजाय सिर्फ थानों तक महदूद होकर रह गई हैं। और अगर थानों की बात की जाए तो थानों में भी ये लोग जो अपनी ड्यूटी पर मौजूद ही नहीं होते। तो इन्होंने अपनी बारियां लगाई हुई हैं, कभी अगर कभी किसी की छुट्टी होती है, कभी किसी की छुट्टी होती है, इन्होंने एक दूसरे के साथ साजबाज हो जाते हैं। अगर 8-10 मतलब अपना अफसर होते हैं तो मुतलका थाने में, लेकिन वो ऑन ड्यूटी सिर्फ 3-4 लोग ही होते हैं, जब बाकी 3-4 लोग हैं वो अपनी ड्यूटी से गायब हो जाते हैं। तो इस तरह से ये थानों से मुकम्मल तौर पे, अपनी ड्यूटी से मुकम्मल तौर पर गायब रहते हैं। सिर्फ कागजी कार्रवाइयां होती हैं। हर अफसरान ने जो 2-2, 3-3 प्राइवेट अफराद रखे हुए हैं जो सिर्फ दुकानदारी की हद तक, कागजी हद तक कार्रवाई करते हैं, तो जिसकी वजह से ये जराइम में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। पुलिस अपने फर्ज से बिल्कुल तरह गाफिल हो चुकी है और रिश्वत का बाजार गर्म है। इस वक्त जो मुकम्मल पुलिस की सरपरस्ती में जराइम की वारदातें हो रही हैं। ठीक है फैसल, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। नाज़रीन, फैसलाबाद में आए रोज चोरी डकैती राजधानी की वारदातों के बढ़ने की वजह से वहां पे महकमा पुलिस की कारकर्दगी पे सवालिया निशान उठ रहे हैं। वहां की आवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि वहां की पुलिस जो है वो फैसलाबाद में जराइम को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है। फैसलाबाद जो कि पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और इसमें CCTV कैमरास भी नस्ब किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे जराइम को कंट्रोल करने के लिए वहां की पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। नाज़रीन, आगे बढ़े प्रोग्राम में नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं। रुख करेंगे हम गोटकी का। गोटकी में नाज़रीन, कत्ल होने वाली खातून के वर्सा ने लाश जो है कौमी शाहरा पर रखकर धरना दिया। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हमारी लड़की को 2 साल कबल अगवा करके जबरदस्ती शादी की गई और मुलजिमों ने रात के शहनाज को कत्ल किया और हमें इत्तला दी गई कि लाश अस्पताल में पड़ी है। पुलिस भी हमारा मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। मुजाहरीन ने SSP गोटकी और DIG सखर से मुतालबा किया है कि मुलजिमान को गिरफ्तार करके हमारे साथ इंसाफ किया जाए। जनाब, कत्ल होने वाली खातून की जो वर्सा ने वो लाश इस वक्त कौमी शाहरा पर रख कर धरना दिया है और वहां के जो मुजाहरीन हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हमारी लड़की को 2 साल कबल अगवा करके जबरदस्ती उससे शादी की गई थी और जो मुलजिमों ने रात गए शहनाज को कत्ल किया और उसे कत्ल करने के बाद उनको इत्तला दी गई है कि लाश अस्पताल में पड़ी है। जब लड़की के जो वर्सा हैं वो अस्पताल में पहुंचे, लाश को जब उन्होंने देखा तो बाद में उन्होंने एहतजाज किया है कि हमारी बेटी को जबरदस्ती अगवा करके उससे शादी की गई है और इस सारे मामले के बाद हमारी जो वहां की पुलिस है वो भी हमारे साथ किसी तरह का ताउन नहीं कर रही। और मुजाहिरीन ने SSP गोटकी DIG सखर से मुतालबा किया है कि मुलजिमान को गिरफ्तार करके हमारे साथ इंसाफ किया जाए। नाज़रीन, गोटकी में यह होने वाला वाकया बहुत ही अफसोसनाक है कि कत्ल होने वाली खातून जो है उसकी जानिब से बहुत सी ऐसे इंकशाफात हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि 2 साल पहले उसे अगवा करके जबरदस्ती शादी की गई थी, अब उसको कत्ल किया गया है और अब उसकी जो वर्सा है वो सरापा एहतजाज है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद है मुनीर कुलैरी। अस्सलाम वालेकुम मुनीर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस बारे में आपके पास? मुनीर साहब, आपकी आवाज में डिस्टोर्शन आ रही है बहुत ज्यादा। हमारे जो के नुमाइंदे से राब्ता मुनक़ता हो गया, हम कोशिश करेंगे दोबारा लाइन पे लेने की। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे गोटकी की, जहाँ पे कत्ल होने वाली खातून के वर्सा ने लाश जो है वो कौमी शाहरा पे रख दी है और ये कत्ल किस तरह हुआ और मुजाहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि हमारी लड़की को 2 साल कबल अगवा करके वहां पे जबरदस्ती शादी की गई थी। मुलजिमों ने रात गए शहनाज को कत्ल किया और हमें इत्तला दी गई है कि अस्पताल में पड़ी है लाश और पुलिस भी इस सारे वाकये के बाद हमारे साथ किसी तरह का कोई ताउन नहीं कर रही और वो जो उसके वर्सा हैं वो सरापा एहतजाज है। इस वक्त उन्होंने लाश को शाहरा पे रख कर वो एहतजाज कर रहे हैं, उन्होंने धरना भी दिया है। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हमें मुलजिमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके हमें इंसाफ दिया जाए। तफसीलात जानते हैं, नुमाइंदा हमें ज्वाइन कर चुके हैं मुनीर कुलैरी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुनीर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, घोटकी के नवाई गांव हयात मलिक में 2.5 साल कबल रमजान मलिक से मोहब्बत करने वाली खातून
मसमात शहनाज मिरानी को मुबीना तौर पर कत्ल कर दिया गया था। ठीक है जी, वाक़े के बाद जो थाना सेक्शन की पुलिस जाए वाक़े पर पहुंच गई और लाश को तहवील में लेकर तालका अस्पताल घोटकी पहुंचा दिया गया। ठीक है घोटकी पुलिस का कहना था कि वाक़े की वजह मालूम नहीं हो सकी है जी, और उनका कहना था मकतूला के लवाकिन का कि इसके शौहर जो है रमजान मलिक और दीगर खवातीन को कत्ल करने के बाद लाश फेंक कर फरार हो गए थे। ठीक है शहनाज मिरानी के विरसा कत्ल के बाद लवाकिन ने अलमक्का होटल के करीब कौमी शाहराह ब्लॉक कर दिया और रात गए कत्ल होने वाले मामर खातून मसमात शहनाज मिरानी का लाश जो है वो कौमी शाहराह पर धरना दिया। खातून के जो विरसा थे अमानुल्लाह मिरानी, गुलाम हुसैन मिरानी और करमला मिरानी की क़यादत में धरना दिया गया। और ये भी बताता चलूं कि उनका विरसा का कहना था कि 2.5 साल कपिल अगवा करके जबरदस्ती ब्याह कर दिया गया। हमने उनका जो कहना था कि हमने सेक्शन पुलिस को मुकदमा दर्ज कराने के लिए कहा, लेकिन वो सुबह से जो है वो पनाही दे रहे हैं और मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे थे। लेकिन जब उन लोगों ने जो है धरना दिया कौमी शाहराह घोटकी पे, तो इस सेक्शन पुलिस ने गिरफ्तारी करने के लिए जो वो खातिरदारी भी कराई है और उसके बाद जो है मुलजमान को गिरफ्तार करने के लिए भी जल्द कहा है। जी ठीक है मनीर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया इस हवाले से। नाज़रीन, घोटकी में शहनाज जो कि कत्ल हुई हैं और उनको जो मुलजमान हैं उनकी लाश फेंक के जो कि फरार हो गई, और इस सारे मामले के बाद मुतासर जो खतून है जो को कत्ल हुई है उसके मुतासरीन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। उन्होंने जो कि लाश को कौमी शाहराह पे रख के धरना दे दिया है और उनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि हमें जल्द से जल्द इंसाफ दिलाया जाए। नाज़रीन, प्रोग्राम में मज़ीद इश्यूज पे बात करेंगे, यहाँ पे वक्त होता है एक शॉर्ट ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात करेंगे सियासी सूरत हाल के हवाले से। तो जनाब, अमरीकी कांग्रेस के जो 62 अरकान की जानिब से सदर जो बाइडन को बानी पीटीआई की रहाई के लिए लिखे गए खत का जो एक मामला है ये बड़ा आजकल जेर बहस चल रहा है। इसी पे बात करेंगे। खत के जवाब में पाकिस्तानी पार्लियामेंट के 160 अरकान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया है। मेंबरान पार्लियामेंट ने खत में लिखा कि मेंबर बहसीत पार्लियामेंटेरियन समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के जरिए कांग्रेस अरकान को आगाह करें कि पाकिस्तान जमहूरी चैलेंज से निबरत आजमा है जिसे इंतहा पसंदी की सियासत ने मजीद पीछीदा कर दिया है। खत में लिखा गया है कि बानी पीटीआई ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद, मुजरिमाना धमकियों को मुतारफ करवाया, जबकि बानी पीटीआई ने 9 मई 2023 को बड़े पैमाने पर हंगामा आराई और तोड़फोड़ की। उन्होंने हजूम को पार्लियामेंट, सरकारी टेलीविजन की इमारत और रेडियो पाकिस्तान पर भी हमले के लिए उकसाया। इन सब मामलात पे मजीद हम बात करेंगे। हमारे साथ इसी पे मौजूद हैं सीनियर सहाफी नवाज रजा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। वालेकुम सलाम। जी सर, ये बताइएगा कि पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट ने अपना रिएक्शन तो दे दिया है, अब इस मामले को आगे कैसे देखती हैं आप? देखिए, जहाँ तक अमेरिकन कांग्रेस के अरकान का तल्लुक है, जो वहाँ से दस्तखत होकर वहाँ पर भेजे गए हैं, वो एक मखसूस लॉबी है जिसके बारे में ये बताया जाता है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो कट्टर किस्म के यहूदी हैं, कुछ प्रो इसराइल हैं और कुछ वो लोग हैं जो हम परस्त हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत की लॉबी से तल्लुक रखते हैं। उनके दस्तखत करके देने से तो फर्क को नहीं पड़ता। ये बैनुल-अक़वामी सतह पर एक लॉबी होती है। पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा था, उसका जवाबन पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने भी दस्तखत करके दे दिए हैं। ये एक प्रॉक्सी वार होती है, इस पर कोई असर नहीं होता। ना तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसका कोई नोटिस देना है। पाकिस्तान के खिलाफ वहां पर लॉबियस्ट काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जो है पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे में वहां के जो इस लॉबियस्ट हैं वो अपने असर सूख को इस्तेमाल कर रहे हैं। वो मकसद उनका तो यही है
कि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए कि पाकिस्तान में जमहूरी सिस्टम नहीं है। उनका हम अगर अमेरिका के मामला में मुदाखलत नहीं कर सकते, उनको क्या हक पहुंचता है? वो दुनिया में कोई मामे तो नहीं है जमहूरियत के अमेरिकन को अपने अपने काम से काम रखनी चाहिए। ये पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का एक साथ जवाब उनको चला जाएगा। इस तरह के वाकयात माजी में भी होते रहे, ये कोई नई बात नहीं है। कोई इस तरह के वाकयात से कोई ना तो इमरान खान रिहा हो सकते हैं, ना इमरान खान की रिहाई का कोई इम्कान है। आज आपने अमरीकी जो तर्जुमान है उसका भी सुना होगा कि उनका ना लेना देना कोई नहीं। उन्होंने कहा जी हमारा कोई लेना देना नहीं है पाकिस्तान के अंदरूनी मामला से, और उनकी अदालतों ने फैसला करना है, वो अदालतों को मुकदमात उनको पेश करें। ये इस तरह के जो वाकयात होते हैं ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा मुहिम होती है। प्रोपेगेंडा मुहिम के साथ से अगर इमरान खान ने रिहा होना है तो कब के रिहा हो चुके होते। इन्हें अदालतों में पेश होना पड़ेगा, अदालतों अपने आप को बेगुनाह साबित करना पड़ेगा और अदालतों से ही उनको रिहाई मिलेगी। यही बात नवाज शरीफ को कही थी कि आप चले गए बाहर, लेकिन जब भी आप आएंगे अदालतों के सामने आपको सरेंडर करना पड़ेगा और वहीं से आपको कोई रिलीफ भी मिल सकता है और वहीं से आपको रिहाई भी मिल सकती है। ठीक है नवाज साहब, कांग्रेस जो कि अमेरिकी कांग्रेस की जानिब से खत लिखना, उसके बाद जो लॉबीज के जो लोग हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, उनके रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को चैलेंज कर उन पे सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम इस कदर कमजोर है कि वहाँ के हम यहाँ पे इंसाफ नहीं मिल रहा और बाहर के लोगों को इसमें जो कि मदाखलत करना पड़ रही है अब इस वक्त? देखिए मेरी बात सुनो जी, अमेरिका में कौन सा इंसाफ के वहां पर कोई बुलंद बांग कोई वहाँ दावे करते हैं, वहाँ भी इस तरह की अदालतें होती हैं। अदालती निजाम हमारा ठीक है, हमारा अदालती कई मुल्कों से ज्यादा बेहतर है। ये अलग बात है जब उसमें ग्रेडिंग करते हैं तो पता लगता है जो हमारी निचली अदालतें हैं उनमें करप्शन बहुत ज्यादा है। ये जो बात है इमरान खान के जुराइम के बारे में किसको नहीं पता? क्या 9 मई का वाकया जो था ये इमरान खान के बजाय किसी और ने किया था? क्या तोशा खाना केस जो है ये किसी और ने पैसे वहां से लेकर जो वाय से लूट कर लेके, इसी तरह जो और भी चीजें हैं, ये जो आपके सामने उनके जो गड़ियां बेचती फलाना कर दिया। करप्शन जब आपने की है सारी दुनिया में आप डोला पिटते रहेंगे, हमें जमहूरियत की वजह से निकाल दिया गया। कल तक जो आदमी एस्टेब्लिशमेंट की मदद से इक़्तिदार पे आया हो वो किस तरह एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर सकता है? मुझे नहीं लगता ऐसा बात कि इस प्रोपेगेंडे का कोई असर होगा। पाकिस्तान की अदालतों पर कीचड़ चालने का कोई हक नहीं पहुंचता किसी अमेरिकन को, किसी ब्रिटिश को और दुनिया में किसी को भी। ये हमारा काम है, हमारी अपनी अदालतें हैं, हम इनके साथ किस तरह उनके साथ पेश आते हैं। भारत ये यहाँ तो एक बड़ी तयशुदा बात है कि अगर पाकिस्तान में सियासी केसेस जो आईनी केसेस होते हैं जब अदालतों में जाते हैं, किसी एक फरीक के खिलाफ फैसला होता है तो यकीनन वो जो फरीक मुतासर होता है वो अदालत के फैसले को ना सिर्फ तस्लीम नहीं करता बल्कि प्रोपेगेंडा करता है कि हमें दबाव के तहत सजाएं दी गई। क्या इमरान खान के बाद अदालतें यही थी ना जिन्होंने 20 मुस्लिम लीग नून के और दूसरे रहनुमाओं को जेलों में डाला, जमानतें नहीं होने दी, उनके साथ ऐसा सलूक होता था कि उनके प्रोडक्शन ऑर्डर तक जाती होने के बावजूद उनको अदालतों को कौमी असम्बली में और सेनेट में नहीं लाया जाता था। ये आपको प्रोपेगेंडा इसलिए किया जा रहा है कि इमरान खान अपने आप को एक मजलूम शख्स के तौर पर पेश करना चाहते हैं और अपने जितने उनके जो जुराइम है या दूसरी चीजें हैं उनसे वो लोगों की तवज्जो हटाना चाहते हैं। अदालतें हैं मौजूद हैं, साबित करें कि वो तोशाखाना केस में उन्होंने चीजें कम कीमत पे नहीं ली और बाद में फरोख्त की है। ये चीजें अगर साबित नहीं हुई तो बरी हो जाएंगे, वरना तो उन्हें सजा होगी। अभी ये कहना देखें साइबर केस भी किसी वजह से बंद हुआ है। ये सारी बातें जो सारी चीजें हैं सब लोगों को मालूम है, कोई नहीं छुपा सकता। इमरान खान के जो जुराइम है वो उनको अदालतों में साबित करनी पड़ेगी कि मैं बरी हूँ और मैं बेगुनाह हूँ। नवाज साहब, इसी हुकूमत में मौजूद ख्वाजा आसिफ जैसे जो लोग हैं अमेरिका को वेंटिलेटर तक करार दे चुके हैं, तो अब ऐसा रद्द अमल ज़ुमानी नहीं होगा क्या? क्या करार दे चुके हैं? अमेरिका को वेंटिलेटर तक करार दे चुके हैं, तो उनका ऐसा रद्द अमल अब ज़ुमानी नहीं होगा क्या? क्या करार दे चुके हैं? अमेरिका को वेंटिलेटर तक करार दे चुके हैं, तो उनका ऐसा रद्द अमल अब ज़ुमानी नहीं होगा क्या? क्या करार दे चुके हैं? अमेरिका को वेंटिलेटर तक करार दे चुके हैं, तो उनका ऐसा रद्द अमल अब ज़ुमानी नहीं होगा क्या?
नहीं, देखिए मेरी बात है, अगर हमने कुछ करार दिया तो अमेरिकन को भी क्या हक पहुंचता है कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करें? क्या हम उनके महकूम मुल्क है? क्या हम अमेरिका के जेर ताबे हैं? क्या ये कोई बरतानवी मलका का तो नहीं क्योंकि अभी तक उनके मुस्लिम मुल्कों में उनको मलका के तौर पर तस्लीम किया जाता है? अमेरिका एक अलग रियासत है, हमारा दोस्त है। अभी तक तो हमारे साथ उनके तलकात यही है, ये रियासती सतह पर तलकात है वो तो यही है कि अमेरिका और पाकिस्तान दो दोस्त मुल्क हैं, और दोनों ने ये तय कर रखा है कि एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी। और यही बात ये कि वहाँ जो कांग्रेस है, वहाँ जो सेनेट है, उनके पीछे लॉबियस्ट लगे होते हैं, पैसे लेते हैं। अमेरिका में बेपनाह तहरीक इंसाफ के कारकुनों के पास पैसा है, वो खर्च कर रहे हैं। और वो जो उनके बहुत से और भी लोग हैं जो जुल्फी साहब है लगे हुए हैं, पूरे आगे पीछे हर जगह वो अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। इमरान खान की रिहाई मैंने पहले भी कहा कि उसकी जरूरत हो सकती है कि जब वो अदालतों से अपने आप को बेगुनाह साबित करें। जी नवाज साहब, आपकी जाती राय क्या है कि आगे जाके पाक अमेरिका ताल्लुकात किधर जा रहे हैं? पाक अमेरिका ताल्लुकात ठीक रहेंगे। पाकिस्तान इस खिते में बहुत अहम मुल्क है। कोई अमेरिकी सदर, कोई अमेरिकी इंतजामिया पाकिस्तान को डिक्टेट नहीं करा सकती, कोई उनको अपनी मर्जी के मुताबिक ताबे नहीं कर सकती। पाकिस्तान, अमेरिका जैसे मुल्क और दूसरे मुल्कों की यहाँ जरूरत है कि यहाँ दहशतगर्दी है, और यहाँ पर अगर दहशतगर्द का हावी हो गए पाकिस्तान पर तो फिर ये दहशतगर्दी यहाँ से जाके अमेरिका तक पहुंचेगी। इसलिए पाकिस्तान को खित्ते में उसकी अहमियत को पेश नजर रखते हुए अमेरिका कभी नजरअंदाज नहीं कर सकता पाकिस्तान के। और आपने बचा, आपको मैं ये बात याददानी कराना चाहता हूँ कि अयूब खान का एक वक्त था, अयूब खान के वक्त में अमेरिकी सदर एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सदर का इस्तकबाल करने आता था। अगर उस वक्त ये हो सकता है तो अब कम से उस लिहाज से माली लिहाज से कमजोर है। हमारी और दूसरी परेशानियां जिस वजह से हम बहुत पीछे चले गए, वरना पाकिस्तान की अहमियत को कोई नजरअंदाज नहीं करता। पाकिस्तान इस खिते का बड़ा मुल्क है, इम्पोर्टेंट मुल्क है, और यहाँ पर इसके इर्द गिर्द चाइना है, इसके इर्द गिर्द रूस करीब भी है, ये सारे लोग करीब है। जो यहाँ पर पाकिस्तान को किसी सूरत में आप अकेला भी नहीं छोड़ सकते, और भारत के मुकाबले में भी पाकिस्तान पर वो हावी नहीं होते। क्योंकि अगर पाकिस्तान को नजरअंदाज करेंगे तो भारत पाकिस्तान के खिलाफ अपनी लॉबी को मजबूत करेगा। इसलिए मैं नहीं सुनता कि अमेरिका और पाकिस्तान के तल्लुकात में कोई कमजोरी है। ठीक है नवाज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना टाइम दिया। नाजरीन, जो कि इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफी नवाज रजा मौजूद थे, जो कि सियासी सूरत हाल पे भी हमने बात की, प्रोग्राम में मुख्तलिफ इश्यूज पे भी बात की कि एक तरफ बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा, उनके लिए खतूत लिखे जा रहे हैं जो कि अमरीकी कांग्रेस के 62 अरकान की जानिब से। तो मज़ीद इस पे बात कर रहे थे कि किसी भी गैर मुल्की जो कि अफराद को, किसी भी ब्रिटिशन को, किसी भी अमरीकी कांग्रेस, किसी को भी इस चीज का इख्तियार नहीं है कि हमारे अदालती निज़ाम में मदाखलत करे। तो जनाब बात तो ये सच है, लेकिन बहुत से ऐसे मामलात, सियासत है, सियासत में कुछ भी चलता है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अमेरिकी कांग्रेस की शमूलियत, उनका वहाँ पे इंटरफेयर करना पाकिस्तान की सियासत में और अदालती निज़ाम में। तो यहाँ पे इस हवाले से हमने मुख्तलिफ डिटेल से बात की। तो नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त होता है ख़त्म। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।